सभी लोग बैठ जाइए, सिट डाउन। आइए जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। क्या टॉपिक है आज का? कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। वेक्टर, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को जो है कूलाम के नियम से पता है, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है उसके बारे में बताता है। यानी कि कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताता है। यहाँ पर जो है दो स्थिर बिंदु आवेश मैंने मान लिया जो है एक आवेश है Q1 और दूसरा है Q2, राइट। इनके बीच की जो है दूरी है कितनी है? स्मॉल r है, स्मॉल r इनके बीच की दूरी है, ठीक। Q1 Q2 जो है दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो आपको ध्यान होगा तो कूलाम के नियम से इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। ठीक है, याद आया? यानी कि जो बल है वो क्या है? उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों नियमों को मिलाएंगे फिर जो अनुपाती चिन्ह हटाएंगे और उसके स्थान पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये वह कांस्टेंट है जिसे कूलाम बल नियतांक कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो है पता है आप लोगों को, कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम समय, ठीक है। तो इसी बल को जो है हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए जो है यहाँ पर पता होना चाहिए आपको जो ये बल लग रहा है इसकी दिशा क्या है? इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो लाइन है, देखिए आप, इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसके अनुदिश होता है लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर जो है बल क्या होगा? इन्हीं जो आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा के अलॉन्ग ही होगा, इनके अनुदिश होगा। तो इसका वेक्टर स्वरूप को अध्ययन करने के लिए पहले हम ये यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे इस Q1 का Q2 का, इस Q1 और Q2 आवेश का जो है मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर वेक्टर मान लेंगे। मैंने मान लिया, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ मान लिया जो है यस, यहाँ पे इस Q1 का जो है स्थिति वेक्टर कितना मान लिया मैंने? वेक्टर r1। Q2 कितना मान लिया मैंने? वेक्टर r2, ठीक है। तो वेक्टर r1 वेक्टर r2 क्या है? Q1 और Q2 के जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है, इज इट राइट? तो बताइए आप लोग, यहाँ पर जो है इस Q2 से Q1 तक विस्थापन वेक्टर कितना होगा? वो होगा वेक्टर r12, ठीक है। Q1 से Q2 तक कितना होगा? वेक्टर r21। तो यहाँ पर जो है ये r12 क्या है और r21 क्या है? वेक्टर, ये क्या है? ये जो है विस्थापन वेक्टर, ठीक। इसके बारे में हम और जाने उसके पहले एक बात जान लीजिए। Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला बल है, यहाँ पर Q1 पर, इस Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल किस ओर होगा? Q1 से बाहर की ओर होगा। और यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं दोनों आवेश कैसे? समान प्रकृति के, बाहर की ओर होगा। यहाँ मैंने एक नाम दे दिया F12। यहाँ पर हमने F12 ही नाम क्यों दिया? क्योंकि जो है 1 यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q1 पर बल लग रहा है, इस Q2 के कारण लग रहा है। तो 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं Q2 पर
Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F21, बिल्कुल आपने सही कहा F21, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। F12 और F21 आप चाहे इसको आप अलग प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन कई अन्य प्रकार से दिया गया, लेकिन आपको NCERT के हिसाब से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये इधर होगा F12, ये होगा F21। F12 का मतलब Q1 आवेश पर जो है Q2 के कारण लगने वाला बल, F21 होगा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, वेक्टर R1 वेक्टर R2 क्या है, Q1 और Q2 के स्थिति वेक्टर है, और वेक्टर R12 क्या है, Q1 से Q2 तक, यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर R12 क्या है, Q2 से Q1 तक विस्थापन वेक्टर, ठीक है। Q2 से Q1 तक क्या है, विस्थापन वेक्टर है, तो तुरंत आप कह देंगे सर वेक्टर R12 बराबर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं R21 क्या है, R21 जो है Q1 से Q2 तक विस्थापन वेक्टर है, Q1 से Q2 तक विस्थापन वेक्टर क्या है, R21 है, तो ये क्या हो जाएगा, R21 कह देंगे सर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ध्यान रहे R1 और R2 क्या है, Q1 और Q2 का जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, तो अब हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, इतना सब समझने के पश्चात यहाँ पर बात करेंगे हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, मतलब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, मतलब F12। तो यहाँ पर जो है वेक्टर F12 क्या हो जाएगा, 1 में बोलो भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना है, यहाँ पर दूरी कितनी है R12 का वर्ग, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R12 कैप। ये क्या है, अगर इसको हम नहीं लगाते तो इसके परिमाण को शो करता है, इसको लगाने से क्या है, इसकी दिशा बता रहा है कि जो F12 क्या है, R12 की दिशा में है, R12 कैप की दिशा में है। ये R12 कैप है क्या, R12 कैप क्या है, एकांक वेक्टर किसका है, इसका वेक्टर R12 का है। तो आप यहाँ कह सकते हैं जहां R12 कैप क्या है, वेक्टर R12 का, बोलिए आप लोग, बिल्कुल आपने सही कहा, एकांक वेक्टर, ठीक है भाई। याद आया कुछ, एकांक वेक्टर क्या होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकांक वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण 1 हो। अगर कोई जो वेक्टर है A है, जिसका परिमाण A है, तो एकांक वेक्टर क्या होता है, A कैप। वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो वो एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर बराबर क्या होगा, A वेक्टर अपॉन में A। A क्या है, इस वेक्टर का परिमाण है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा R12 क्या बराबर क्या होगा, वेक्टर R12 अपॉन में यस R12 क्या है, इस वेक्टर R12 का परिमाण है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर जो है एक बात और जान लीजिए आप लोग, ये R12 वेक्टर R21 का जो परिमाण है वो कैसा है, आपस में बराबर है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है आपको यहाँ पर। तो जैसे आपने F12 निकाला होगा, इसी प्रकार से F21 निकालेंगे। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं Q1 के कारण, बोलिए Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा,
तुरंत आप कह देंगे सर वेक्टर F21 बराबर 1 अपॉन में बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा यस R21 वर्ग और यहाँ पर R21 कैप, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर R12 कैप क्या है, वेक्टर R12 का एकांक वेक्टर है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जो है R21 कैप क्या है, वेक्टर R21 का एकांक वेक्टर क्या है, एकांक वेक्टर, राइट। अब ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए कि ये तो वेक्टर रूप आ गया F12 का F21 का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो R12 है और R21 है कैसे अपोजिट है, तो आप सकते हैं चूंकि जो है R12 के बराबर माइनस R21 के माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है। देखिए आप लोग, ठीक है, R12 क्या है, R12 कैप क्या है, R12 का एकांक वेक्टर उसी दिशा में होगा, वही R21 का भी है, तो कैसे विपरीत है। तो जो ये मान है यहाँ पर, ये F12 में इसका मान रख दें या F21 में इसका मान रख दें, तो क्या होगा, जब आप ये मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप तब आप पाएंगे कि जो है वेक्टर, इसलिए जो क्या पाएंगे आप, वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, राइट। दोनों बार कैसे, अगर इनका परिमाण निकालें, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालें, कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। माइनस चिन्ह यहाँ पर ये शो कर रहा है F12 की दिशा क्या है, F21 के विपरीत दिशा में है, ठीक है, या F21 F1 की विपरीत दिशा में, दोनों अपोजिट में। याद आए कुछ आपको। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कूलॉम के नियम में जो बल है उसको देख पा रहे हैं आप, वो बल कैसे है, आपस में बराबर है और विपरीत दिशा में है। तो आप कह सकते हैं ये जो बल है न्यूटन के गति के जो है जो तृतीय नियम है उस नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान रहे, जो दोनों बल हैं, जो यहाँ पर कूलॉम के नियम के अनुसार जो बल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष है, अर्थात इनको हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, मतलब ये केंद्रीय बल भी है ये। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आज के टॉपिक में क्या हो गया, कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप हो गया इस फॉर्म में। और यहाँ पर आप चाहें R12 कैप का मान यहाँ रख दें, सॉल्व कर लें, इसी प्रकार से आप R21 कैप का भी मान आप कर सकते हैं। तो R21 कैप बराबर क्या था, वेक्टर R21 अपॉन में R21, ठीक। तो ये मान जब आप यहाँ रख देंगे तो इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, आप ये जैसा लिखना चाहें आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ओके, थैंक यू।